आपने किया है, बिल्कुल संघर्ष कर रहे हैं। और संघर्ष तो हमारा उद्देश्य है जीवन का, जन्म से। आप देखते हैं ना, जब हमारा जन्म होता है, जब हमारा पिता, वो तो हमें बाद में पता चलता है, हमारा पिता माँ के साथ जब गर्भाधान होता है तो 30 मिलियन शुक्राणु होते हैं। उनमें से एक लड़ते झगड़ते मरते कटते एक पहुंचता है, उसका हम लोग फिर उसमें भी अवार्ड ना हो तो बच जाते हैं। और फिर उसके बाद हम जन्म लेते हैं, और जन्म लेने के बाद भी बच गए, उसके बाद बड़े होते बढ़ गए, टीपीटी टीका लगते लगते बच गए। उसके बाद यहाँ इतने सब लोग बैठे, इतने संघर्ष के बाद, या इतने संघर्षशील हैं। आप ये सोचो, आपको इन केसों के बाद संघर्ष करना पड़ रहा है या इसी के बाद संघर्ष करना पड़ रहा है, ये कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन संघर्ष हमें करना है। कई मामले ऐसे होते हैं जिनमें बच्चों का भविष्य, कई ऐसे केस हैं जिनमें पिता अपने बच्चे से मिलने गया, मीडिएशन में मिलने गया, मीटिंग राइट के तहत मिलने गया, प्रिंसिपल कोर्ट के आदेश के बाद मिलने गया और बच्चे के साथ मिलने गया, वहां भी उस पर केस लगा दिए गए। ऐसे लोग, सोचिए आप, कितनी बड़ी दुखद बात है। एक मेल बच्चा, एक छोटा लड़के के साथ पिता क्या पोक्सो लगा देगा, क्या कर देगा ऐसा अपने बच्चे के साथ जो उसे मिला है, कई दिन बाद मिला है, महीने के बाद मिला है। वो उसका चेहरा देखना चाहता है, वो अपने वंश को देखना चाहता है, वो अपने जीवन को देखना चाहता है, लेकिन वो देखता किस रूप में है जब थाने में उसके ऊपर पॉक्सो का केस रजिस्टर्ड होता है और उसके ऊपर इस तरह की बात होती है। तो ये चीजें हैं, समय पे संघर्ष कर लो, वो ज्यादा अच्छा है। कोई सुशांत राजपूत मत बनना, बाद में वो तो चला गया, लोग संघर्ष कर रहे हैं उसके लिए। इसलिए आत्महत्या के विचार को, जो भी आपको मिले, जो भी आपके संपर्क का हो, जो भी आपका साथी हो, इस तरह इस विचार, इस भाव, इस चीज को बिल्कुल निकालना है, मजबूती के साथ लड़ना है। आपके लिए हम आपके साथ सदैव समर्पित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी, उच्च न्यायालय भी बहुत बदलाव कर रहे हैं। अब डीवी एक्ट में भी, 125 सीआरपीसी में भी आदेशों में यदि महिला कार्य करती है, महिला एमबीए है, पढ़ी लिखी है, कार्य करने वाली है, आप सबूत देते हैं कि नौकरी कर रही है, तो खर्चे बनते नहीं हैं, कम हो रहे हैं। लेकिन ये अभी धारणा कम है। कुछ को हाई कोर्ट से जाकर राहत मिलती है, कुछ को माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जाकर राहत मिलती है। राहत का सिलसिला लेकिन चालू हो गया। विषय ये है कि हमने अपनी कार्य प्रणाली में, अपने कार्य करने में, अपने कार्य की क्षमता को बढ़ा लिया है। कौशलेंद्र शर्मा जी बैठे हैं, कई ऐसे मामले हैं, देखते हैं। लोग कहते थे पॉक्सो में बेल नहीं होती है, पॉक्सो में एंटीसिपेटरी बेल नहीं होती, पॉक्सो में चार्जशीट से पहले फिर बेल नहीं होती, चालान से पहले बेल नहीं होती। लेकिन अब हम आपको अपनी ही कई गाइडलाइंस ऐसी दे देंगे, कई साइटेशन दे देंगे, कई केस ऐसे दे देंगे, मिल जाएंगे, उपलब्ध है गूगल पर भी, जिनके एंटीसिपेटरी बेल भी होती है, चार्जशीट से पहले भी बेल होती है, डिस्चार्ज भी होते हैं, और बरी भी होते हैं, और केस खत्म भी होते हैं, और जल्दी होते हैं, टाइम भी कम लगना शुरू हुआ है। कोर्टों का भी नजरिया बदला है, पुलिस का नजरिया भी बदला है। पुलिस में भी काफी बदलाव आया है इस तरह का लेके कि पुलिस की बात ठीक है कि लोगों, जैसे हमारे दशोरा जी ने कहा और हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि ये आय का साधन हो गया था पुलिस को। देखो, पुलिस को तो आय का साधन सब जगह मिल जाता है, लेकिन विषय ये है, उन्हें तो तनख्वाह भी मिलती है, लेकिन फिर भी आय कर लेते हैं। लेकिन उनमें भी तो है, वो भी तो आत्महत्या कर रहे हैं। उनके बच्चों पर भी तो 498, 406, 376, 377 के केस हैं। समाज का तो वो भी एक हिस्सा है, वो भी एक बहुत मजबूत हिस्सा है, लेकिन वो भी पीड़ित हो गए हैं, वो भी अब दुखी हैं, वो भी परेशान हो रहे हैं। इसीलिए इस बात के लिए हमें लड़ाई यहाँ लड़नी है। अभी जंतर मंतर से कर रहे हैं, और अब की शायद कार्यक्रम ऐसे समय रखना जब हमारा सदन भी चल रहा हो, क्योंकि सांसद भी, कई सांसद आने के इच्छुक होते हैं। कई सांसद से बात हुई हमारी, तो इस समय सदन नहीं चल रहा है, सदन न चलने की वजह से बाहर है, अपने संसदीय क्षेत्र में है, लेकिन कई सांसद भी अब जुड़ने लगे हैं। और निश्चित तौर पर अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी ऐसे जजेस होने लगे हैं जो बात करते हैं, मेंस राइट की बात करते हैं, जो कानून बने हुए हैं उनके खिलाफ भी बात करते हैं। 376 में भी रिलीफ देते हैं, 377 में भी रिलीफ देते हैं, पॉक्सो में भी रिलीफ देते हैं। वो बात अलग है। अभी हमारे बहुत से ऐसे एडवोकेट हैं जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर। अब अपनी बात तो मैं लड़ झगड़ के कैसे भी करा लेता हूँ, लेकिन हमारे देश में बहुत बड़ा देश है, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक का देश है।
वहां अभी सब लोग पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को मेंस राइट से जुड़ना चाहिए। और मैं कहता हूं हर जनपद में पुरुषों के लिए इस तरह के संगठन बने, हर तहसील में बने, कोर्ट स्तर पर भी बने, तो जिससे उनको एक राहत मिल सके, उनके लिए काम हो सके। हमारे डॉक्टर शिव कुमार जी तो कोई ऐसा नहीं कि यहाँ सारे पीड़ित ही आए हैं, यहाँ बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो आपकी पीड़ा के साथ अपना दर्द समझते हैं, आपको दर्द के साथ शामिल होते हैं, और वो सच्चे महारथी हैं, सच्चे सारथी हैं जो इस संघर्ष को आपके साथ कर रहे हैं। और निश्चित आप ये मत सोचिए जंतर मंतर पर इतना जो भरा हुआ है मैदान, यही इतने काफी है, नहीं। आपके साथ लोग रामलीला मैदान भी भरने के लिए हैं, आपके साथ लोग बहुत चीजें तैयार हैं, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से वो ज्वाइन करते हैं, आपको देखते हैं। हो सकता है कमेंट्स नहीं कर पाते हो, शर्म की वजह से लोग उन्हें समाज में कहने लगेंगे ये भी पत्नी पीड़ित है, लेकिन कहीं ना कहीं हर महिला इस देश में पीड़ित होने जा रही है। मेंस वुमेन कमीशन बना हुआ है महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए कोई मेन कमीशन नहीं है, मेन आयोग नहीं है, मेंस राइट के लिए मेन हेल्पलाइन नहीं है, मेन हेल्प डेस्क नहीं है, मेन के लिए कोर्ट नहीं है, मेन के लिए कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है, मेन के लिए कोई मंत्रालय नहीं है। ये सब कुछ ठीक है, लेकिन जो महिलाओं के लिए कानून बने हैं उनमें भी महिलाएं ही अधिक पिसती हैं, लेकिन उनका रूप होता सास, चाची, दादी, मामी, नानी, मौसी, काकी, भाभी के रूप में जब होती है तो भी उनको पीड़ा होती है, उनको दर्द होता है, उनके साथ दुरुपयोग होता है। क्योंकि जब एक पुरुष बंद होता है, जब एक पुरुष पर केस लगता है, तो परिवार की अन्य महिलाएं भी पीड़ित होती हैं, उनको दर्द होता है, उन्हें जेल जाना पड़ता है, उन्हें मुलाकात करनी जानी पड़ती है। अपने बेटे से जाएं, अपने भतीजे से मिलने जाएं, अपने देवर से मिलने जाएं, अपने भांजे से मिलने जाएं, अपने किसी रिश्ते में से मिलने जाएं, तो उन्हें परेशानी तो होती है। तो उस दर्द को दूर करने के लिए निश्चित तौर पर आपकी ये मुहिम, आपके संगठन, आप लोगों की लड़ाई निश्चित तौर पर रंग ला रही है। आप एक आजादी के समय लड़ाई थी, याद कीजिए आपको, जब नेताजी सुभाष चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, सबने लड़ाई लड़ी थी ना आजादी की। झांसी की रानी लड़ी थी, एक वो लड़ाई थी। एक उससे पहले लड़ाई थी, सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, वो लड़ाई थी। आज लोग आजादी के बाद कहने लगे हम महिला को मजबूती देंगे, कानून देंगे, गलत है वो। राजा दशरथ, भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ के साथ कैकेयी क्या कर रही थी? वह फुटबॉल नहीं खेल रही थी जब रथ चल रहा था, वहां क्रिकेट नहीं खेलने गई थी, ना वॉलीबॉल खेलने गई थी, कि कई वहां युद्ध करने गई थी, युद्ध स्थल पर गई थी और उन्होंने रथ का पहिया पकड़ लिया था और बचाया था, युद्ध जिताया था। हाड़ा रानी ने अपना सिर काट के जो दिया था वो युद्ध जीतने के लिए दिया था अपने पति को। पद्मावती ने जो अपने को बलिदान किया था वो किसी क्रिकेट या टी पार्टी के लिए नहीं दिया था। पद्मावती ने अपने देश की आन मान शान के लिए अपने को बलिदान किया था। महिलाएं उस समय ज्यादा ताकतवर थी। आज महिलाओं को एक कानून बनाकर कमजोर कर दिया गया, दूसरे तरह से हर महिला को कमजोर कर दिया गया, क्योंकि महिला तो हर घर में है, हर जगह है, हर एक के साथ है, लेकिन उसका रास्ता बदल दिया गया, उसकी दिशा बदल दी गई, उसको आरक्षण के नाम पे बांध दिया गया, उसमें ये इतने जगह रिजर्वेशन चाहिए, ये सब कुछ कर दिया गया। और जो मैंने आपको याद होगा 2014-15 में कहा था, आज मीडिया पूछती है, कंझावला कांड होता है, श्रद्धा वाकर हत्याकांड होता है, ये सब जो हत्याकांड होते हैं तो लोग मीडिया पूछती है। बीबीसी ने एक रात 1.5 घंटे का लाइव कर दिया, रात में हमारे ऑफिस पे आके रोक के मुझे कि नहीं करेंगे क्या, कि अब पुरुषों की भारत में टेंडेंसी क्यों बदल गई, महिलाओं को मारने क्यों लगे। मैंने कहा, मैंने पहले ही कहा था, जब आप सजा को ऐसा कठोर कर देंगे तो अब पुरुष सबूत मिटाने लगा है, अब वो जड़ी नहीं रखता, अब वो 164 के बयान नहीं होगा होने देगा। जब आप ऑर्डर में लिखेंगे कि हमने इसलिए फांसी दी कि 164 का बयान सही हो गया, तो वो कहता है हम 164 का बयान ही नहीं होने देंगे, 32 टुकड़े फेंकेंगे रोड पे, करो इकट्ठे करवाओ 164। महिला के लिए घातक था ये कानून, महिला के लिए। पहले महिलाओं की इतनी हत्या नहीं होती थी, पहले कंझावला जैसा प्रकरण नहीं हुआ,
श्रद्धा जैसा प्रकरण नहीं हुआ, अंजलि भंडारी जैसा प्रकरण नहीं हुआ, अंकिता जैसा प्रकरण नहीं हुआ, झारखंड में बेटी जैसा प्रकरण नहीं हुआ। जिंदा रहने दिया जाता था, केस होते थे, 164 के बयान में कुछ होता था, फिर स्टेटमेंट में होता था, फिर समझौता हो जाता था, बरी हो जाते थे, सजा होती थी, होता था। लेकिन ये जो हत्या का सिलसिला शुरू हुआ है, इसके पीछे यही कारण है कि आपने कानून को गलत बना दिया। आपने कानून के जो डिटरेंट बना दिया उसे कि नहीं, फांसी देने का हम मैसेज देंगे, पूरे देश में मैसेज देंगे, आपने महिला को खत्म करना शुरू कर दिया। ये कुछ केस तो मीडिया हाईलाइट हो गए, मैं मानता हूं मीडिया हाईलाइट होने के बाद केसों में परेशानी होती है, हमें भी परेशानी होती है, लेकिन मीडिया हाईलाइट होने के अलावा इतने अधिक केस होते हैं जिनमें महिला का अब इस तरह से ये मौत होने लगी है। और उसको फंसा पुरुष है, उसको सजा की मांग होती है, उसको फांसी की मांग होती है, उसको आगे चलने होते हैं। अब खैर बदल गया है नजारा, अब लोग फांसी की मांग को भी सोच समझ के करते हैं, सोचते हैं कहीं हम पे भी ना नंबर आने लगे। पहले तो खुले दिल से मांग कर देते फांसी दो फांसी दो, अब सोचने लगते हैं मेरा लड़का भी है, मेरा भाई भी है, मेरा घर भी, मेरा परिवार है, तो फांसी दो की मांग पर धीरे से पीछे हट जाते हैं। और ये सुधार हुआ है, काफी बदलाव हुआ है, काफी परिवर्तन आया है। और मैं धन्यवाद करता हूं यहाँ उपस्थित सभी लोगों को, देश के विभिन्न भागों से आए हुए हैं, प्रदेशों से आए हुए हैं, और आप लोग पदाधिकारी हैं, एक तरह से कार्य कर रहे हैं, समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से आजादी के समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खान नाम आज मैं लेता हूं, एक दिन जरूर आएगा आप लोगों का, ये संघर्ष में करने वाले लोगों का नाम भी इस देश के इतिहास में, जब पुरुष आयोग का इतिहास लिखा जाएगा तो आप लोगों का नाम भी सोने से अक्षरों में लिखा जाएगा, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, और वहां पर आपको लोग याद करेंगे। क्योंकि उस समय तो हम तो यहाँ आजादी से बैठे हैं, लोग तो वहां अखबार चुपके चुपके बांटते थे, चोरी चोरी, बहुत प्रताड़ना थी अंग्रेजों की। यहाँ तो अब हमारा देश है, हमारा शासन है, हमारा संविधान है, हमारी सुप्रीम कोर्ट है, हमारी सरकार है, हमारा कानून है। तो ये चीजें काफी बदलाव हुआ है, और इस बदलाव के साथ साथ मैं आभार करता हूं कि आप सब आए, मुझे भी बुलाया। निश्चित तौर पर आपको वायदा नहीं, वचन देता हूं, वायदा देने का काम नेताओं का है, मैं कोई नेता नहीं, मैं तो वकालत करता हूं सुप्रीम कोर्ट में। नेता तो वायदा करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मैं आपको वायदा नहीं, वचन देता हूं, वचन देके जा रहा हूं। जब भी कहीं आपको, आपके साथी को, किसी संगठन को किसी तरह से भी इस लड़ाई में, पुरुष आयोग की लड़ाई में आपको कहीं भी जरूरत हो, आपके साथ तन मन धन से सदैव सदैव आपके लिए हाजिर रहूंगा, सदैव आपकी आवाज के साथ। जहां आप याद करेंगे, नंबर तो आजकल सब गूगल पे भी उपलब्ध हैं, कौशलेंद्र शर्मा जी हैं, सभी लोग हैं, सब चीजें उपलब्ध हैं। आप कभी भी याद करेंगे, आएंगे, आपका स्वागत है, सम्मान है। और इस लड़ाई में जहां कहीं मेरी जब भी कोई जरूरत हो, हम आपके साथ सदैव तत्पर हैं। हमारे साथ नारा लगाएंगे, जसोरा जी ने नारा बहुत अच्छे बनाए हैं, जो मैं भी देखूंगा, मैं कहूंगा नारा लगाएंगे, हमारे साथ नारा लगाएंगे। शौक नहीं मजबूरी है, वास्तव में शौक नहीं है, यहाँ हम लोग आए हैं, शौक में नहीं आए हैं, लेकिन जब हमारे देश के पुरुष लोग इसको शौक बना लेंगे ना, उसी दिन इस देश में पुरुष आयोग बन जाएगा। या मजबूरी में आने की जो आज गलत है, ये गलत है। शौक के साथ जब आने लगेंगे, पूरे उसके साथ आने लगेंगे, उल्लास के साथ आने लगेंगे, हर्ष के साथ आने लगेंगे, उसी दिन पुरुष आयोग बन जाएगा। क्योंकि तब आपकी आवाज संसद में भी पहुंचेगी, वहां भी पहुंचेगी। आप हमारे साथ नारा लगाएंगे, शौक नहीं मजबूरी है, पुरुष आयोग जरूरी है, शौक नहीं मजबूरी है, पुरुष आयोग जरूरी है। और ये कैसा नारी सम्मान जो ले रहा मर्दों की जान, ये कैसा नारी सम्मान ले रहा मर्दों की जान, पुरुषों की जान ले रहा है। और जब एक की मौत होती है तो वो कई रिश्तों की हत्या होती है, कईयों का भाई छूटता है, कईयों की राखी की कलाई सूनी रह जाती है, कईयों के बेटे छूटते हैं, कईयों का भतीजा छूटता है, कईयों का नाती पोता छूटता है, कई रिश्ते छूटते हैं। वो एक मौत कई रिश्तों की मौत होती है। इसलिए उन सारी चीजों को सोचना है, समझना है, और पूरे तल्लीनता के साथ लड़ना है। हमारे साथ जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की। देखिए, ये मुट्ठी बांधिए आप लोग, ये जो खुला छोड़ देते हैं ना, ये
खुले निशान वाला आपने देखा बेचारा कहां से दौड़ा, साउथ से शुरू हुआ जम्मू तक जा रहा है। कहां सरकार थी, 10-10 साल सरकार रही, कितनी मजबूत होता था, लेकिन उन्होंने खुला छोड़ दिया। जितिन जी कहां चले गए, मध्य प्रदेश के राजा साहब कहां चले गए, सब ऐसे दिल के टुकड़े होकर निकल गए लोग, तो उन्हें इकट्ठे नहीं कर पाए। इसीलिए मैं कह रहा हूं पुरुष आयोग बनाना है तो मुट्ठी बांधनी होगी, हमें अपने संगठन के साथ मजबूती करनी होगी, हमें जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं उनके साथ मजबूती करनी होगी। हमारे साथ जोरदार आवाज में नारा लगाएंगे, भारत माता की। और जब मुट्ठी बांधते हैं तो आप में भी ताकत आती है, मजबूती आती है, हौसला आता है, खूंसा बनता है, दुश्मन को भी दिखता है कि अब हमारे पास ये बन गया है। और अपराध भी नहीं बनता, इसमें दिखा दो आप तो किसी को तो कोई ऐसी बात नहीं, हमारा घुसा है कोई बात नहीं। तो इसलिए कहेंगे भारत माता की जय हिंद, जय भारत।